भारतीय वास्तुकला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस धारावाहिक के माध्यम से हम वास्तुकला को अद्भुत आयाम देने वाली प्रौद्योगिकियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वास्तुकला और विज्ञान के संबंधों को भी समझेंगे। हम धार्मिक, आवासीय, राजनीतिक और आर्थिक इमारतों के अनोखे वास्तुशिल्प की बात भी करेंगे। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से आरंभ होकर ब्रिटिश कालीन भारत तक की स्थापत्य कला को इस धारावाहिक के माध्यम से समझेंगे। हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले विज्ञान से बात शुरू करेंगे। हम सबसे आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोजों में से एक धोलावीरा शहर की योजना और सामग्री विज्ञान यानी मटेरियल साइंस को समझेंगे। पानी के बिना किसी भी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए हम बांधों, जलाशयों, बावड़ियों जैसी जल संरचनाओं की भी बात करेंगे। हम किलों के विशिष्ट जल स्रोतों को भी जल विज्ञान की नजर से समझने का प्रयास करेंगे। इस धारावाहिक में देश के अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध पत्थरों, लकड़ियों, ईंटों, धातुओं आदि निर्माण सामग्रियों के विकास सहित उनके गुणों और उनकी विशेषताओं पर भी बात करेंगे। हम किलों, गुफाओं और धार्मिक स्मारकों सहित विभिन्न इमारतों के निर्माण के विज्ञान पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा मुख्य ध्यान गुंबदों, मेहराबों और दरवाजों के विकास को समझने पर होगा। हम देखेंगे कि किलों, इमारतों, मंदिरों में किस प्रकार की अनूठी ध्वनिकी काम करती थी और अंत में हम खगोल विज्ञान और वास्तुकला के बीच के संबंधों का भी पता लगाएंगे। आइए हम यहां से दूर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वाराणसी की कौन सी बात इसे अनोखा बनाती है? एक प्राचीन शहर होने के साथ ही ये तकरीबन 3000 वर्षों से आबाद रहा है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने इस शहर के बारे में कहा है कि बनारस इतिहास, परंपराओं, किंवदंतियों से भी पुराना है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इन सभी को भी मिला दिया जाए तब भी बनारस दुगना पुराना लगेगा। तो इस शाश्वत शहर की बसावट कैसे हुई थी? मिथकों के अनुसार इस शहर को 5000 साल पहले भगवान शिव ने बसाया था। मिथक के रूप में तो ये ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं है। इसके लिए हमें वाराणसी के समीप राजघाट की ओर जाना होगा, जो एक उत्खनन स्थल है। यहाँ पर हम 800 ईसा पूर्व के बर्तनों, शहर की दीवारों और कलाकृतियों के पुरावशेषों को देख सकते हैं। यहाँ मिलने वाले पुरावशेषों में मोहरें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मोती, गहनों के अलावा घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। यहाँ मिले सिक्के सिंधु घाटी सभ्यता के पंच चिन्हित सिक्कों के समान दिखते हैं। इनको बनाने की तकनीक के कारण इनको ये नाम दिया गया। ये सिक्के विनिमय के लिए उपयोगी साबित हुए। ये सिक्के उस समय की गहन व्यापारिक गतिविधियों और शहरी विकास का भी प्रतीक हैं। अब हम उत्खनन के विज्ञान को समझते हैं। इसे समझने के लिए हम वाराणसी से दक्षिण पूर्व में स्थित राजस्थान के एक सक्रिय उत्खनन स्थल की यात्रा पर चलते हैं। इस स्थान को हाल ही में खोजा गया है। पंचमाता नामक इस गांव में उत्खनन का काम 2013-2014 में शुरू किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह साइट 3000 से 1700 ईसा पूर्व की आहड़ संस्कृति से संबंधित है और यहाँ के लोगों के हड़प्पा वासियों से व्यापारिक संबंध भी थे। इस साइट से उत्खनन के दौरान काफी मात्रा में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बनी ईंटों की दीवारें और पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे मिट्टी के बर्तनों के एक टुकड़े को देखकर इनके समय का अंदाजा लगाया जाता है। हम किस प्रकार से इन पुरातात्विक खोजों की तारीख पता करते हैं? असल में ऐसा कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग नामक वैज्ञानिक विधि से होता है।
हालांकि ये तकनीक आसान नहीं है। आइए हम इस तकनीक की कार्यप्रणाली को समझते हैं। असल में हमारे पर्यावरण में कई कार्बन परमाणु हैं। इनमें से अधिकांश C12 कार्बन के स्थिर आइसोटोप हैं। हालांकि ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष से आने वाली विकिरणें परमाणुओं के साथ लगातार टकराती हैं। ऐसा होने पर उत्तेजित न्यूट्रॉन नाइट्रोजन 14 परमाणुओं पर बौछार करते हैं, जिससे नाइट्रोजन 14 परमाणु कार्बन 14 परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु में बदल जाते हैं। ये परमाणु रासायनिक रूप में स्थिर कार्बन के समान होते हैं, लेकिन इनमें 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। ये कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है, जिसकी अर्ध आयु लगभग 5700 साल होती है। समय के साथ इन रेडियो कार्बन परमाणुओं का क्षय या पतन नाइट्रोजन परमाणुओं में होता है। परमाणुओं की क्षय होने की इस प्रवृत्ति को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। इसी से रेडियो कार्बन को भी अपना नाम मिला है। जब कोई जीव मर जाता है तो रेडियोधर्मी आइसोटोप का अवशोषण बंद हो जाता है और इनका तुरंत क्षय शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कार्बन 14 की मात्रा घटकर लगभग हर 5700 साल में आधी हो जाती है। इस प्रकार यदि अगर हमारे पास कार्बन 14 की मात्रा 100 है और लगभग 5700 सालों के बाद इसकी आधी मात्रा समाप्त हो जाएगी और फिर आधी यानी 50 संख्या ही बचेगी। लगभग 11000 सालों के बाद उसमें से आधी मात्रा और समाप्त हो जाएगी, जिससे फिर केवल 25 टुकड़े ही बचेंगे। ये प्रक्रिया जारी रहती है और निश्चित रूप से कुछ हजार वर्षों के बाद यह गिनना मुश्किल हो जाता है कि कितनी मात्रा शेष रही। इसलिए अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विधि केवल 50,000 वर्षों के लिए काम करेगी। रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बनिक अवशेषों के अंदर कार्बन 14 आइसोटोप की माप है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह हमें सटीक तारीख नहीं बताकर समय का केवल अनुमान बताती है, क्योंकि वायुमंडल में C14 आइसोटोप की मात्रा बदलती रहती है। एक बार फिर से हम उत्खनन स्थल की ओर लौटते हैं। यहाँ पर पुरातात्विद उत्खनन के दौरान विभिन्न युगों की परतों को खोदकर उनका अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ मिली निर्माण सामग्री से काफी बातों का पता चला है। उदाहरण के लिए यहाँ इमारतों को धूप में पकी ईंटों से बनाया गया था। यहाँ की ईंटों का आकार आयताकार और चौकोर है। हालांकि हमेशा इनका आकार एक सा नहीं रहा है। इन ईंटों को काफी सरलता से बनाया गया था। मिट्टी में पानी मिलाकर उसके मिश्रण को सांचों में ढाला जाता था, फिर खुली हवा में ईंटों को सुखाया जाता था। ईंटों को टूटने से बचाने के लिए इन्हें भूसे या अन्य रेशों की सहायता से मजबूती भी प्रदान की जाती थी। मिट्टी की ईंटों के अलावा ये भी पता चला है कि इस सभ्यता में पत्थरों और तांबे का भी उपयोग किया गया था। इन परिणामों से ये साबित हो जाता है कि किसी भी शहर की सुरक्षा और दीर्घकालिकता के लिए सामग्री विज्ञान और निर्माण सामग्री काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के विभिन्न शहरों की यात्रा कर हम पूरे देश में अलग अलग सामग्रियों के उपयोग को देख सकते हैं। मिट्टी की ईंटें इमारतों के निर्माण की सबसे बुनियादी सामग्री हैं। राजस्थान में कालीबंगा की साइट और हड़प्पा सभ्यता की साइटों आदि में ईंटों के उपयोग को देखा जा सकता है। जहां उपयोग की गई ईंटें इस उत्खनन साइट में मिली ईंटों जैसी ही हैं। इसी तरह की एक और सामान्य निर्माण सामग्री पत्थर है, जिनका उपयोग अशोककालीन सांची स्तूप से लेकर मुगल स्मारकों और औपनिवेशिक काल के दौरान किया गया है। चलिए अब वापस वाराणसी की ओर चलते हैं, जहां हम कुछ और ऐसे कारकों को समझेंगे जो शहर के विकास और अस्तित्व में सहायक सिद्ध हुए हैं। पानी की उपलब्धता किसी भी बसावट की पहली शर्त होती है, इसलिए अनेक प्राचीन शहर नदियों के तटों पर बसे हैं। इसका एक उदाहरण वाराणसी है, जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। वाराणसी के पास गंगा नदी को देखें तो हमें इसका आकार अर्धवृत्तीय दिखता है। इसका मतलब था कि ऐसा आकार उन नौकाओं के लिए लंगर डालने के लिए उपयुक्त था, जो कि व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यहाँ आती थीं। यहाँ के घाट वाराणसी जलरेखा को परिभाषित करते हैं। खड़े सीढ़ियोंदार घाट अब अनुष्ठानों और अंतिम संस्कार के लिए सार्वजनिक स्थल बन गए हैं। लेकिन कुछ सालों पहले 1940 के दशक के समान ही नदी का उपयोग सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। शहरी किनारे पर 84 घाट हैं।
समय के साथ उनकी संख्या में वृद्धि होने पर घाटों को छोटे खंडों में बांटा गया है। प्राकृतिक तटबंध के तहत उठाए गए कदमों में इन्हें पत्थरों से भी सजाया गया है। घाटों की तारीख तय करना मुश्किल है। कुछ का निर्माण 14वीं शताब्दी के दौरान का है तो कुछ इससे भी पुराने हैं। पिछली 3 शताब्दियों से बड़े पैमाने पर इन्हें पुनर्निर्मित और विस्तारित किया गया है। ऐसा करके इन घाटों से मंदिरों और पवित्र गंगा तक पहुंच को आसान बनाया गया है। शहर के इन घाटों का विशेष अध्ययन करने पर पता चलता है कि घाटों का निर्माण मानसून के दौरान पानी के स्तर में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया था। वाराणसी शहर वास्तव में गंगा के ऊपर 50 से 75 फीट दूरी पर एक उभार यानी रिच पर बसाया गया था। यहां से गंगा नीचे बहती है। नदी और शहर को जोड़ने वाले ये घाट 6.8 किलोमीटर लंबाई में अर्धचंद्राकार आकार में फैले हैं। कुछ स्थानों पर ये बहुत अधिक खड़े हैं। इनकी बनावट ऐसी इसीलिए है क्योंकि नदी में पानी का स्तर विभिन्न मौसमों में नाटकीय रूप से चढ़ता और उतरता है, लेकिन बारिश के दौरान जल का स्तर 50 से 75 फीट तक बढ़ जाता है। जब नदी में जल स्तर कम हो जाता था तो घाट अक्सर गंगा द्वारा जमा की हुई गाद से भरे दिखते थे। इसलिए मानसून में नदी के तीव्र बहाव से शहर की रक्षा के लिए घाटों को सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध ढंग से बनवाया गया था। प्रत्येक घाट की वास्तुकला थोड़ी अलग है। वे मंदिरों और अन्य सार्वजनिक इमारतों, पुराने घरों, मंडप, कुंडों यानी टैंक, सड़कों और चौकों से घिरे हैं। ये घाट हमेशा निवासियों, तीर्थयात्रियों, शोकग्रस्त लोगों और पर्यटकों से भरे रहते हैं। लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा यहाँ शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। अब हम वाराणसी के अलावा भी कुछ अन्य ऐसे शहरों के बारे में बात करेंगे जो नदियों के आसपास बसे थे। आरंभिक सभी महान सभ्यताएं मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभी नदियों के तट पर बसी थीं। अक्सर जल स्रोतों का उपयोग किसी शहर या सभ्यता के विकास या पतन को प्रभावित करता है। दक्षिण के चोल शासकों की बांधों के निर्माण में विशेष रुचि थी, जिसके कारण जल की पर्याप्त आपूर्ति और अनाज की अच्छी पैदावार ने उनके राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। कभी कभी जो शहर जल स्रोतों के पास नहीं पनप पाते थे, वो कुछ अभिनव प्रयासों जैसे कुएं और तालाबों जैसे जल भंडारण स्रोतों की मदद से फलते फूलते थे। दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों का भी उदाहरण है, जो पानी के कुशल उपयोग में असफल होने के कारण विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पाए। चलिए इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाया गया शाही शहर फतेहपुर सीकरी अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी निर्माण शैली काफी अनोखी है। इसमें कोई गलियां नहीं है, लेकिन मुख्य बिंदुओं पर आपस में जुड़े आंगनों का एक समूह है। इसके प्रत्येक स्मारक का डिजाइन समरूपता पर आधारित है, लेकिन इसकी वास्तुकला काफी जटिल है। इसमें समरूपता के नियम तोड़े गए हैं और जानबूझकर असममिति को लागू किया गया है। विभिन्न भवनों और स्थानिक अवधारणाओं को समायोजित करने के साथ साथ लचीलापन प्रदान करने के लिए यहाँ अनूठी वास्तुकला का उपयोग किया गया है। लेकिन इस आश्चर्यजनक वास्तुकला के बावजूद इसके निर्माण के कुछ समय बाद ही इस शहर को सन 1595 में छोड़ दिया गया था। इसका कारण था कि शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली झील वसंत के दौरान ही सूख जाया करती थी। फतेहपुर से अब हम एक दूसरे योजनाबद्ध शहर लुटियंस दिल्ली की ओर चलते हैं। ये भारत में अंग्रेजों की आखिरी निर्माण परियोजना थी। ये इतिहास के किसी भी काल में ब्रिटिश वास्तुकला की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक है
और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्रगतिशील शहरों में से एक माना जाता है। चलिए इस शहर की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इसे अक्सर दिल्ली का 8वां शहर भी कहा जाता है। 15 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने नई दिल्ली में ब्रिटिश कालीन भारत की नई राजधानी की नींव रखी और इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी के लिए एडविन लुटियन को चुना गया। डच मूल के लुटियन ने निर्माण कार्यों में अनोखी कला विकसित कर अपनी प्रतिभा से ख्याति पाई थी। इस प्रकार नई राजधानी का निर्माण करने के लिए लुटियन को नियुक्त किया गया। ये कार्य लुटियन की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि साबित हुई। इससे पहले लुटियन के आदर्श रहे महान ब्रिटिश वास्तुकार क्रिस्टोफर वेरेन ने ग्रेट फायर के बाद लंदन का दोबारा पुनर्निर्माण कर ख्याति पाई थी। उसी के समान नई दिल्ली का निर्माण भी एक विशाल परियोजना थी, जिसमें 29,000 से अधिक श्रमिक शामिल थे। लुटियंस ने निर्माण के हर पहलू की गहन योजना बनाई। उन्होंने वायसराय के महल के दरवाजों, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उससे लेकर चौराहे में रोपण के लिए उपयुक्त फूलदार पौधों के प्रकारों तक को खुद ही चुना था। चलिए इस शहर की योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। शहर के केंद्र के आसपास उन्होंने सरकारी कार्यालयों से घिरे एक विशाल आयताकार परिसर का निर्माण किया और इन सब के मध्य में वायसराय के लिए एक भव्य भवन का निर्माण किया। ये भवन लुटियन की दिल्ली का मुख्य आकर्षण था। लॉर्ड हार्डिंग ने वायसराय के महल के लिए आदर्श स्थल के रूप में रायसीना हिल को चुना। इस मशहूर इमारत की सबसे पहली विशेषता जो दर्शकों की आंखों को मोह लेती है, वो एक विशाल गुंबद है, जिसका अगला हिस्सा स्तंभावली युक्त है। विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापत्य कला लुटियन द्वारा घोषित रोम और पेंटागन से प्रेरित न होकर सांची के स्तूप के समान है। इसके विशाल गुंबद का व्यास 22.8 मीटर है, जिसके कारण इसे काफी दूर से देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट या संसद भवन से गुजरते हुए भी देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन के अगल बगल में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक हैं, जिनका डिजाइन लुटियंस के मित्र सर हर्बर्ट बेकर ने किया था। बेकर ने इन्हें इंडो ससैनिक रिवाइवल स्टाइल में बनाया और इसे उन्होंने मुगल और राजस्थानी वास्तुकला शैली और रूपांकनों की मदद से क्लासिक लेआउट प्रदान किया। बेकर ने भी राष्ट्रपति भवन बनाने में मदद की और उन्होंने साथ में मिलकर संसद भवन तैयार किया, जिसे उन्होंने पारंपरिक भारतीय सामग्रियों के साथ निर्मित किया। भवन की संपूर्ण वास्तुकला भारतीय परंपरा बहुल प्रतीकों को प्रदर्शित करती है। इन स्मारकों के आकर्षण के साथ ही हमारी रुचि लुटियन की बनाई योजना में भी है। उनका विचार इस शहर को एक बगीचे के शहर के रूप में विकसित करने का था, जिसके कारण उत्कृष्ट इमारतों को शानदार परिदृश्य के बीच सजाया गया है। शहर के लेआउट के 3 मुख्य गलियारे हैं, जो शहर में 3 अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों को जोड़ते हैं। ये हैं जामा मस्जिद, पुराना किला और सफदरजंग का मकबरा। मास्टर प्लान सड़कों के जाल का तकरीबन 85 किलोमीटर में बुना हुआ नेटवर्क था। इस बात पर ध्यान देना उल्लेखनीय है कि लुटियन ने आरंभ में न्यूयॉर्क की तरह रास्तों के लेआउट पर ध्यान दिया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने उनसे कहा कि धूल के तूफान शहर को साफ करते रहते हैं, जिससे उन्हें गोल चक्करों पर जोर देना होगा। इसके अलावा तूफानों से बचाव के लिए पेड़ों को लगाने को कहा। उन्होंने लुटियन से पेरिस, रोम और वॉशिंगटन के डिजाइन को समझने को कहा, इसलिए सड़कों को अंततः षटकोणीय बिंदुओं पर जोड़ा गया। संपूर्ण योजना में लुटियन की ज्यामितीय रुचि को देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने समरूपता को दर्शाने के लिए त्रिकोण और षटकोण
साइट लाइन्स और अक्षों का भरपूर उपयोग किया है। लुटियंस की योजना में हरियाली वाले भरे स्थानों, जल भंडारों और वृक्षों की सिंचाई और फूलदार पौधों की उपस्थिति पर विशेष जोर दिया गया था। चौड़े रास्ते शहर को अलग ही पहचान देते थे। लुटियन और अन्य शहरी योजनाकारों ने व्यापक रूप से योजना बनाई कि किस मार्ग पर कौन से पेड़ लगाए जाएं। उदाहरण के लिए आरंभ में केवल 13 प्रकार के पेड़ों को चुना गया था। बाद में बढ़ाकर पेड़ों की 16 किस्मों को चुना गया। बहुत प्रचलित सामान्य पेड़ों को छोड़ने की योजना थी। उदाहरण के लिए उन्होंने उन सभी सामान्य पेड़ों से बचने का प्रयास किया जो मुगलों ने सड़कों पर लगाए थे। उन्होंने आम, बरगद और शीशम के पेड़ों को नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने पीपल, नीम, जामुन और अर्जुन जैसे पेड़ों को लगाया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सरकारी इमारतों, बंगलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजना बनाई। प्रत्येक क्षेत्र की योजना के अंतर्गत हम लुटियन बंगलो क्षेत्र को देखते हैं। सब कुछ पदानुक्रम के अनुसार था। ब्रिटिश राजपत्रित अधिकारियों से लेकर भारतीय अधिकारी और उनके सहायकों तक के लिए आवंटित बंगले अलग अलग प्रकार के थे। संरचनाओं के आकार और ऊंचाई से लेकर फाटक के आकार और आसपास के बाड़ों सभी के विवरण को नक्शे पर उतारा गया था। नई दिल्ली केवल 16 साल तक ब्रिटिश राज की राजधानी रही। सन 1947 में ब्रिटिश अपने देश चले गए और भारतीयों को आजादी मिली। तब नई दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी। हमने शहर के विचार और इसकी योजना को वैज्ञानिक दृष्टि से समझा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अगली कड़ियों में भी भारतीय वास्तुकला के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें इस्तेमाल हुई विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ ही विभिन्न प्रकार की संरचनाओं सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान शामिल है। तो वास्तुकला, इतिहास, विज्ञान और रोचक कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए कार्यक्रम भारतीय वास्तुकला।